नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो राजस्व लेखपाल 2021 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं 75 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का, उसका जो भाग 2 है, इसमें हम आज कुछ और महत्वपूर्ण 75 प्रश्नों कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम सामान्य हिंदी के 25 प्रश्नों कवर करते हैं, सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्नों कवर करते हैं और ग्रामीण परिवेश के 25 प्रश्नों को कवर करते हैं। तो यह प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। कल आपको पता होगा, कल आपका पीटी का रिजल्ट आ चुका है। तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा कि किन किन लोगों का पीटी में सिलेक्शन हो चुका है, कौन कौन से लोग लेखपाल परीक्षा के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपना स्कोर कार्ड कि कौन कौन से लोग लेखपाल की परीक्षा के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है किस माध्यम से की जाती है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका सही आंसर हो जाएगा कुओं और नलकूपों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। भारत में जो सबसे ज़्यादा सिंचाई है वह कुआं और नलकूपों के माध्यम से की जाती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका ए 100% सही है। इसके बाद नंबर आता है नहरों का, फिर तालाबों का, उसके अलावा चौथे नंबर पर अन्य स्रोत आते हैं। तो इससे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत आपकी की गई थी 2015 में। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत आपकी 2015 में की गई थी, जिससे आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और भारत में कुल वन क्षेत्र कितना? यानी कि लेटेस्ट डेटा के अनुसार, यानी कि लेटेस्ट की जो रिपोर्ट आई है वन रिपोर्ट, उसके अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है। तो लेटेस्ट डेटा के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र है 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन आपको ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट अपलोड की हुई है जो लेटेस्ट का आपका रिपोर्ट आया था। कौन सी रिपोर्ट थी? 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट, यानी कि जो आपकी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट थी IFSR 2019, उसी के अनुसार मैंने यहाँ पे डेटा अपलोड किया हुआ है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ISFR 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन और वृक्षावरण, यानी कि वन को मिलाकर प्लस वृक्षों को मिलाकर कुल एरिया भारत का है 8,07,276। अगर सिर्फ यहाँ पे हम वनों की बात करें तो वनों का एरिया सिर्फ यहाँ पे कितना है? 7,12,249, जैसा कि आपसे प्रश्न में पूछा गया था। अगर टोटल पूछे वन प्लस वृक्षावरण मिला के पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा 8,07,276। लेकिन सिर्फ वनों का क्षेत्रफल पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा 7,12,249। तो दोनों आपको याद रखना है। तथा ये जो आपका कुल वृक्षावरण प्लस वनावरण है, यह टोटल भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो 24.56% है टोटल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का। तो इसे आप याद रखिएगा। अगर सिर्फ वन की बात करें तो वन जो है कुल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो टोटल 21.67%। तो इसे अभी आपको ध्यान देना है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे आपको मिलेगा मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। इनमें वनों की संख्या क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा है। तो आप इसे याद रखिएगा, मध्य प्रदेश इसमें टॉप पे है। वहीं अगर प्रतिशत की बात करें, यहाँ पे तो हमने क्षेत्रफल की बात की थी, वहीं प्रतिशतता के मामले में आपका कौन सा राज्य प्रथम है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वनावरण की दृष्टि से प्रतिशत में कौन सा राज्य प्रथम पे है, उसको आपको बताना है। वही अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना है? 14,806 वर्ग किलोमीटर। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डेटा आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि? आपको बताना है एक थ्रेशर के द्वारा दानों का किस परिस्थिति में अधिक नुकसान होगा। तो यदि थ्रेशर के द्वारा दाना निकालने की गति अधिक हो तो उस स्थिति में जो दाना है उसका अधिक नुकसान होगा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, दाना निकालने की अगर गति अधिक हो तो। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा है, और दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो दीमक को नष्ट करने के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है उसका नाम है मोनोक्रोटोफस, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, मोनोक्रोटोफस। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है,
फसल कटाई परीक्षण यानी कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि फसल कटाई परीक्षण किए जाते हैं उपज का अनुमान लगाने के लिए, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, उपज का अनुमान लगाने के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आंवले का सर्वाधिक मतलब उत्पादन कहाँ पे होता है आपको बताना है। तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है उत्तर प्रदेश में? तो प्रतापगढ़। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जो है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश यहाँ पे मेंशन करिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आंवले का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो प्रतापगढ़ में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है आपको बताना है। तो खसरा और खतौनी को कौन तैयार करता है? तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर आपका हो जाएगा पटवारी के द्वारा जो है खसरा और खतौनी को तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और कुल खेती क्षेत्र से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। तो कुल खेती क्षेत्र से आपका क्या तात्पर्य है? वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो, इसको हम कहते हैं कुल खेती क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से रूट क्रॉप कौन सी नहीं है? तो इसमें से जो ईख है वह रूट क्रॉप नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही। इसमें से जो ईख है वह रूट क्रॉप नहीं है। तो ऑप्शन डी आप याद रखिएगा, ईख। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, गेहूं में प्रोटीन की प्रतिशत कितना होता है? प्रोटीन का प्रतिशत जो होता है कितना होता है? तो गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत होता है लगभग 12%, यानी कि ऑप्शन आपका जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 12%। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो उपयुक्त सभी, यानी कि ट्रांसपोर्टेड मृदा, ड्रिफ्ट मृदा और अलुवियल मृदा, यानी कि ये तीनों नाम है परिक्षेत्रीय मृदा के। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एनपीके किस अनुपातिक प्रयोग की संतुष्टि की गई आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4:2:1 के अनुपात में एनपीके का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, 4:2:1 के अनुपात में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? तो पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? तो आपकी टमाटर की एक उन्नत किस्म है पूसा रूबी, यानी कि ऑप्शन आपका सी 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, स्वदेशी हल क्या होते हैं आपको बताना है। तो स्वदेशी हल क्या होते हैं? जुताई का एक प्राथमिक उपकरण होता है स्वदेशी हल। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो स्वदेशी हल होता है यह जुताई का एक प्राथमिक उपकरण होता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ईख की जो अर्धशाली किस्म होती है उसकी अवधि कितनी होती है आपको बताना है। तो ईख की अर्धशाली किस्म की फसल अवधि आपकी होती है 18 महीने, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, 18 महीने। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और भारत में लगभग जो 90% क्षेत्र है सिंचाई का, वह किसके अंतर्गत आता है? तो यह सतही सिंचाई के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, सतही सिंचाई के अंतर्गत आता है। भारत का 90% वाला जो सिंचाई एरिया है वह सतही सिंचाई के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्षी सब्जी है आपको बताना है। तो इसमें से करी पत्ता जो है वह एक वृक्षी सब्जी, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, करी पत्ता। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत में नलकूपों के द्वारा सिंचाई किस राज्य में सबसे ज्यादा की जाती है आपको बताना है। तो नलकूपों की जो सर्वाधिक संख्या है वो आपको उत्तर प्रदेश से मिलेगी। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, तथा सिंचाई भी उत्तर प्रदेश में नलकूपों के माध्यम से सबसे ज्यादा की जाती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत में तालाबों के द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक किस राज्य में उपयोग किया जाता है? मतलब तालाबों का जो उपयोग सिंचाई के लिए सर्वाधिक किस राज्य में किया जाता है? तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, तमिलनाडु में जो है तालाबों के माध्यम से सिंचाई जो है सबसे ज्यादा की जाती है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, तमिलनाडु। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और ड्रिप सिंचाई पद्धति की खोज किस देश के द्वारा की गई थी आपको बताना है। तो ड्रिप सिंचाई पद्धति की जो खोज की गई थी इजराइल राज्य के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, इजराइल देश के द्वारा जो है ड्रिप सिंचाई पद्धति की खोज की गई थी। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। त्रिवेणी नहर किस नदी का स्रोत है आपको बताना है, यानी कि किस नदी के द्वारा जो है त्रिवेणी नहर को निकाला गया आपको बताना है।
तो आपकी जो त्रिवेणी नहर है आपको कहाँ पे मिलेगी, बिहार में देखने को मिलेगी। यह त्रिवेणी नहर कहाँ पे, तो बिहार में आपको मिलेगी त्रिवेणी नहर। तथा यह और इसका स्रोत कौन सी नदी है, तो इसका जो स्रोत है वो है गंडक नदी, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही है। गंडक नदी जो है त्रिवेणी नहर का स्रोत है। तथा यह किस राज्य की नहर है, तो यह नहर है आपकी बिहार की, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी थी, आपको बताना है। तो 2011 के सेंसस के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी थी लगभग 83.3 करोड़। यह आपका डेटा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, 2013 में प्रारंभ हरियाली योजना का संबंध किससे है। तो 2013 में प्रारंभ की गई हरियाली योजना का संबंध आपका किससे है, तो जल प्रबंधन से है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, जल प्रबंधन से संबंधित थी आपकी हरियाली योजना जो 2003 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न आप हमारा है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, आपको बताना है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो ऑप्शन आपका जो है बी बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पे हमने 25 प्रश्नों को ग्रामीण परिवेश के खत्म कर लिया है। अब हम देखेंगे 25 प्रश्नों को जो कि हमारे जीएस के सेक्शन से होंगे। इसके बाद लास्ट में हम कवर करेंगे हिंदी के 25 प्रश्नों को। तो आइए जीएस के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पीटर्सबर्ग हम किसे कहते हैं, आपको बताना है। तो भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो जमशेदपुर को। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही, जमशेदपुर को जो है भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका 100% सही है, बी। शक्ति का मात्रक आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा, तो शक्ति का मात्रक आपका होता है वॉट, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, वॉट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, यानी कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, आपको बताना है। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल से, नीलगिरी जो है देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसको किस वर्ष में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, आपको बताना है। अगला प्रश्न आप हमारा है, बल का मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, न्यूटन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और कार्य का मात्रक क्या होगा, आपको बताना है। तो कार्य का मात्रक आपका हो जाएगा जूल, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, जूल। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, आपको बताना है। तो पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा, तो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। आपको बताना है, भारत में कौन सी सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है, आपको बताना है। तो भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, तो इसको हम बिहार का शोक भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोसी रिवर, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। जो कोसी नदी है इसको हम क्या कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, तथा यह अपने मार्ग बदलने के लिए बहुत ही फेमस है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी, आपको बताना है। तो अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी, तो यह था 4 जुलाई 1774 को। ऑप्शन आपका जो 4 जुलाई 1774, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, अमेरिका जो अपना स्वतंत्रता दिवस है वो 4 जुलाई को मनाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विश्व में मजदूरों एक हो, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो विश्व में मजदूरों एक हो, यह नारा दिया गया था किसके द्वारा, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, आर्यभट्ट जो था भारत का पहला उपग्रह था जो अंतरिक्ष में भेजा गया था। 5 सितंबर को मनाया जाता है आपका विश्व शिक्षक दिवस। तो आपको बताना है कि यह किसका जन्म दिवस होता है, 5 सितंबर।
तो 5 सितंबर को जन्म दिवस होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, जिसको हम भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के दो लोगों ने स्थापना की थी, एक मोतीलाल नेहरू और एक सियालदास, यानी कि ऑप्शन आपका ए और डी यहाँ पे होना चाहिए। ए और डी दोनों सही है। मोतीलाल नेहरू और सियालदास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित भाग कौन सा होता है, आपको बताना है। तो धन आवेशित किसका होता है? तो इसमें से जो प्रोटॉन होता है धन आवेशित होता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो प्रोटॉन होता है वह धनावेशित होता है। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटॉन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? तो इसमें से कौन सा अणु का भाग नहीं है? तो इसमें से आपका जो फोटॉन है अणु का भाग नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, फोटॉन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी, आपको बताना है। तो परमाणु नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रदरफोर्ड के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही। जो परमाणु नाभिक है इसकी खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें से आपको बताना न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो चैडविक के द्वारा जो है न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रदरफोर्ड के द्वारा। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो जे थॉमसन के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो हीलियम के नाभिक में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल से, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं आपके हीलियम के नाभिक में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और विश्व प्रसिद्ध जो महाकाव्य है कामायनी, इसके रचनाकार कौन है? तो कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन आपका ए 100% सही है। इसमें से आपको बताना है कि विलियम शेक्सपियर की रचना कौन कौन सी है? तो ओथेलो, हैमलेट, रोमियो जूलियट, ये सभी आपकी किसकी रचना है? तो विलियम शेक्सपियर की है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, आप इसे ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सेवा क्षेत्र जो होता है यह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो मानव विकास सूचकांक जो है यह किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब उल हक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, महबूब उल हक की देन है मानव विकास सूचकांक। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस देश के अर्थशास्त्री थे, इनका जवाब आप दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत में पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ? तो राइट आंसर होगा 1952 में जो है पहला आम चुनाव संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही, 1952। सबसे पुराना पुराण कौन सा है, आपको बताना है। तो सबसे प्राचीन पुराण हमारा कौन सा है? मत्स्य पुराण, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही, जो मत्स्य पुराण है यह सबसे प्राचीन पुराण हमारा है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है आपका राज्यपाल, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। किंतु इन्हें हटाता कौन है? तो इन्हें राष्ट्रपति हटाता है, इन्हें की, यानी कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं, मतलब सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, परंतु उनको हटाता कौन है? तो उनको राष्ट्रपति हटाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने और जीएस के प्रश्नों को कवर कर लिया 25। अब हम देखेंगे सामान्य हिंदी के प्रश्नों को। तो चलिए सामान्य हिंदी के प्रश्नों को भी कवर कर लेते हैं। और सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, आपको बताना है। तो क के बाद कौन सा व्यंजन आपका आ जाएगा? तो इसमें से क के बाद व्यंजन आपका आ जाएगा ख। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, क के बाद आपका व्यंजन आ जाएगा ख। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और दंत वर्ण इसमें से कौन सा, आपको बताएं। दंत वर्ण की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसमें से दंत वर्ण आपका क्या हो जाएगा? तो इसमें से आपका जो दंत वर्ण है यह आपका हो जाएगा स, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल से, जो स है यह आपका दंत्य वर्ण है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जो स है आपका वह दंत्य वर्ण है। आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कुल कितनी, आपको बताना है।
तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कुल कितनी है? तो टोटल 4 प्रकार के आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? य हो गया, र हो गया, ल हो गया और व हो गया। ये आपके 4 प्रकार के अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ल और स का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ल और स का उच्चारण स्थान आपका कौन सा है? तो आप ध्यान दीजिएगा, ल और स का उच्चारण स्थान आपका होता है, क्या हो जाएगा? तो दंत्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही। जो दंत्य होता है यह ल और स का उच्चारण स्थान होता है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, स्वरों का उच्चारण किसके माध्यम से होता है? तो स्वरों का उच्चारण जो होता है या बिना किसी की सहायता से होता है। आप ये ध्यान दीजिएगा, स्वरों का जो उच्चारण होता है वह बिना किसी की सहायता से होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। बिना किसी दूसरे की सहायता से स्वरों का उच्चारण होता है। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विद्वान का स्त्रीलिंग आपसे पूछा जा रहा है। तो विद्वान का स्त्रीलिंग काफी सिंपल है, विदुषी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। इसमें से वायु का पर्यायवाची कौन सा नहीं आपको बताना है। तो अनल इसमें से वायु का पर्यायवाची नहीं, बाकी अनिल, मारुत, वात ये सभी आपके वायु के पर्यायवाची। इसके अलावा हवा हो गया, पवन हो गया, समीर हो गया, वात हो गया, मारुत हो गया, अनिल ये सभी आपके पर्यायवाची है वायु के। तो इनके बारे में आपको याद रखना, लेकिन अनल जो है यह वायु का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो अधिक विशेषण है किसकी विशेषता बता रहा है? तो दूध की, यानी कि दूध की विशेषता बता रहा है यह अधिक। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह गाय अधिक दूध देती, इसमें जो अधिक विशेषण है यह दूध की विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न हमारा है, शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है आपको इसमें से। तो इसमें से शब्द सबसे शुद्ध वर्तनी आपकी कौन सी है? तो व्रजभाषा। व्रजभाषा जो है, व्रजभाषा यह बिल्कुल आपका सही लिखा गया। बाकी आपके जो हैं यहाँ पे गलत लिखे गए हैं, तो इन्हें आप देख लीजिएगा एक बार अपने हिसाब से। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और गाय कौन सी संज्ञा आपको बताना है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिखा, बस गाय लिखी गई है। तो यहाँ पे गाय हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की कुल संख्या आपकी 41 है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। 41 आपके व्यंजन होते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तथा वर्ण स्वर कितने होते हैं? स्वरों की संख्या आपकी टोटल 11 होती है। इस प्रकार टोटल वर्णमाला में आपके 52 अक्षर होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं अतिथि, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, अतिथि। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सब कोई सर्वनाम किस प्रकार का उदाहरण है? तो सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? तो संयुक्त सर्वनाम का, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सब कोई है सर्वनाम के संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जूते चाटना मुहावरे का सही मतलब क्या हो जाएगा? तो जूते चाटना मुहावरे का सही मतलब हो जाएगा खुशामद करना, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, खुशामद करना। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उदय का विलोम शब्द क्या होगा? तो उदय का विलोम शब्द आपका हो जाएगा अस्त, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, अस्त। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा श्याम प्रसाद और श्याम नारायण पांडे, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो श्याम नारायण पांडे हैं ये हल्दी घाटी के इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई हम कहते हैं किसे? तो आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, यानी कि अक्षर। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, वर्ण यानी कि जो अक्षर होता है यह हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है आपको बताना है? तो इसमें से चमकीला जो यह एक विशेषण है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, चमकीला। इसमें से आपको बताना है कि जो कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है, वाक्य में रेखांकित जो शब्द है विशेषण में किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो जो सिंदूरी यह एक प्रविशेषण, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही, जो सिंदूरी है यह एक प्रविशेषण है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और साकार का विलोम शब्द आपको बताना है। साकार का विलोम शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो निराकार, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। साकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? साकार का निराकार हो जाएगा।
और नीचे यहाँ पे कुछ लोकोक्तियाँ दी गई हैं, उनका अर्थ दिया गया, इसमें से कौन सा अर्थ गलत दिया गया इसको आपको बताना है। तो पहला देख लीजिए, आगे हाथ न पीछे पगा, इसका मतलब होता है बंधनहीन होना, बिल्कुल सही दिया गया है। 3-13 होना का मतलब यहाँ पे संगठित होना दिया गया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। 3-13 का मतलब आपको होता है अलग अलग होना। एक टकसाल के ढले हैं, मतलब सब एक जैसे हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। आँख के अंधे गांठ के पूरे, इसका मतलब होता है मूर्ख लेकिन धनवान। तो इस प्रकार से आपके ए, सी और डी बिल्कुल सही दिए गए, लेकिन आपका जो बी ऑप्शन था वह गलत दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो लगभग सब एक समान होना इसका मीनिंग हो जाएगा, काफी सिंपल था, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ऊंट को निगल लिया और दुम को हिचके, इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो ऊंट को निगल लिया दुम को हिचके, इसका मतलब हो जाएगा बड़ा काम, यहाँ पे बड़ी विपत्ति हो जाएगा। बड़ी विपत्ति को स्वीकार करना और साधारण बात का संकोच करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि इसका एकदम जो सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बड़ी विपत्ति को स्वीकार करना और साधारण बात का संकोच करना। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा, हर्ष का विलोम क्या होगा आपको बताना है। तो हर्ष का विलोम हो जाएगा विषाद, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो असंभव कार्य करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का मतलब हो जाएगा असंभव कार्य करना। तो दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट जो 2 था लेखपाल परीक्षा के लिए, उसको यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक